जस्टिस यशवंत वर्मा, जिनके घर के स्टोर रूम में आग लग जाती है, आग बुझाने के दौरान जब स्टोर रूम खोला जाता है तो 500 रुपए के नोटों का ढेर मिलता है। लोकसभा स्पीकर ने इस मामले में एक जांच समिति बनाई। जांच समिति की रिपोर्ट आ गई। रिपोर्ट में जज के खिलाफ लगाए गए तीनों आरोप साबित हो गए। संसद की जांच समिति ने कह दिया कि कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन जिस व्यक्ति के खिलाफ कार्रवाई होनी थी वो जज की कुर्सी छोड़ चुका है, इस्तीफा दे चुका है। तो सवाल यह है कि अब संसद के हाथ में आखिर क्या बचा है, क्योंकि इंपीचमेंट का मामला चलना था, लेकिन अगर जज ने खुद ही इस्तीफा दे दिया है इंपीचमेंट के मामले से पहले, तो अब क्या होगा। दरअसल जस्टिस यशवंत वर्मा ने जब दिल्ली हाई कोर्ट में वो तैनात थे, उनकी पोस्टिंग थी, उस दौरान दिल्ली के उनके घर में ये नोटों के बंडल मिले थे। उनका ट्रांसफर इलाहाबाद हाई कोर्ट कर दिया गया। तभी सवाल पूछे जा रहे थे सीजेआई से, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया से, कि आखिर ऐसा क्यों, जिसके घर में नोटों के बंडल मिले उसका ट्रांसफर दूसरे कोर्ट में क्यों किया गया। और जब लोकसभा स्पीकर ने जांच समिति बना दी तो यशवंत वर्मा को लगा कि उनके जो रिटायरमेंट के बाद के पर्क्स हैं वो कहीं रुक ना जाएं, उन पर कहीं कोई कानूनी अड़चन ना आ जाए, इसीलिए उन्होंने अपने पद से इस्तीफा दे दिया इंपीचमेंट मोशन आने से पहले, जांच समिति की रिपोर्ट आने से पहले। लेकिन इन सबसे अलग सीजेआई का जो रवैया रहा, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया, मुख्य न्यायाधीश, जिनसे देश के लोगों को उम्मीद थी, अगर एक सरकारी कर्मचारी पर छोटा सा मामला हो जाए तो उसको उसके पद से तुरंत हटा दिया जाता है, एक छोटे से पद पर भी तैनात व्यक्ति हो। जो सुप्रीम कोर्ट सीबीएसई में सिर्फ ये एक चैप्टर में जिक्र था कि किस तरह से न्यायपालिका में भ्रष्टाचार है और उसके लिए क्या किया जाना चाहिए था, तो जिन लोगों ने ये चैप्टर लिखा था उनको बुलाया गया और सरकार से कह दिया गया कि आगे इनको कोई काम ना दिया जाए, इन्हें ऑफिस से अलग कर दिया जाए। मतलब इतना सब कुछ होने के बावजूद अगर कोई आपके खिलाफ 2 लाइन लिख दे तो आप उसका करियर बर्बाद कर देते हैं। हालांकि बाद में सुप्रीम कोर्ट ने इस बात को वापस ले लिया कि उनको कहीं पर तैनात ना किया जाए, लेकिन जो भाषा, जो बात कही, वो बात जस्टिस यशवंत वर्मा के लिए क्यों नहीं कही। चीफ जस्टिस साहब, इस देश के लोग आपसे सवाल पूछ रहे हैं, क्यों ऐसा है कि एक जज के घर में नोटों का बंडल मिलता है लेकिन उसके खिलाफ कोई आपराधिक कानून कार्रवाई नहीं होती है। आईपीसी बीएनएस के तहत उस पर कोई एफआईआर दर्ज नहीं होती है। जजों की इम्यूनिटी की बात की जाती है, लेकिन जजों को इम्यूनिटी सिर्फ उन मामलों में मिलती है जो न्यायपालिका, जो वो जजमेंट देते हैं, उनसे जुड़ा होता है। क्योंकि ऐसा हो सकता है ना कि मुझे किसी जज का जजमेंट पसंद नहीं आए तो मैं उस पर केस कर दूं, तो इसीलिए उन मामलों में इम्यूनिटी मिली हुई है। लेकिन भ्रष्टाचार के मामले में इम्यूनिटी अगर कोई और होता तो इतना लंबा चौड़ा लेक्चर अदालत की तरफ से दिया गया होता। क्या देश के प्रधानमंत्री, सबको छोड़ दीजिए, देश के प्रधानमंत्री के घर से भी अगर नोटों का ऐसा बंडल मिलता तो मजाल थी कि आपराधिक मामला दर्ज ना होता। लेकिन जज हैं यशवंत वर्मा, थे, तो उनके खिलाफ इसीलिए कोई मामला दर्ज नहीं होगा। ये संदेश सीजेआई देने की कोशिश कर रहे हैं। मैं आपको बताऊंगी इस वीडियो में कि आखिर क्या हुआ, जांच समिति ने क्या क्या कहा और किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा का इन्वॉल्वमेंट दिख रहा है, उन्होंने क्या क्या झूठ बोले और अब क्या हो सकता है इस मामले में। नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है आपका। आप देखना शुरू कर चुके हैं आयन भारत, आपके साथ मैं हूं डॉक्टर अर्चना सिंह। आपसे गुजारिश है मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, आपके सब्सक्राइब करने से हमें बहुत मदद मिलती है। अगर जस्टिस यशवंत वर्मा इस्तीफा नहीं देते और संसद की प्रक्रिया के बाद उन्हें पद से हटा दिया जाता तो मामला सिर्फ पद गंवाने का नहीं बनता, बल्कि पोस्ट रिटायरमेंट बेनिफिट्स, खासतौर पर पेंशन पर भी कानूनी सवाल बनते। और इन्हीं से बचने के लिए जस्टिस यशवंत वर्मा को लगा, जब ये मामला आगे बढ़ा, जांच समिति बनी, कि इस्तीफा देना बेहतर होगा और उन्होंने इस्तीफा दे दिया था। जस्टिस यशवंत वर्मा के आवास में भारी मात्रा में नोटों के बंडल मिले थे। लोकसभा में रिपोर्ट पेश की समिति ने, जांच समिति ने, और सभी आरोपों को साबित माना गया है। समिति ने क्या कहा यह आपको विस्तार से बताती हूं। जस्टिस यशवंत वर्मा पर पहला आरोप था कि नई दिल्ली में जो उनका सरकारी आवास था, 30 तुगलक क्रिसेंट, वहां पर उनके स्टोर रूम से बेहिसाब इंडियन करेंसी मिली। 14-15 मार्च 2025 की रात स्टोर रूम में आग लग गई।
और बड़ी संख्या में 500 रुपए के नोट मिले। गवाहों के ने नोटों के जले, अधजले, गीले और बिखरे हुए रूप देखने की बात कही इस समिति से। कुछ ने नोटों के बंडल और ढेर भी देखे, जले भी मिले, जल गए थे, कुछ अधजले थे जो पानी डाल के बुझाए गए थे इसलिए गीले थे और बिखरे हुए थे। दिल्ली फायर सर्विस और पुलिस अधिकारियों ने कमेटी के सामने नकदी देखे जाने की पुष्टि की। इलेक्ट्रॉनिक एविडेंसेस से भी इसकी पुष्टि हुई और तस्वीरों के जरिए भी इसकी पुष्टि हुई। उस समय सबसे पहले जो दिल्ली फायर सर्विस के अधिकारी थे उन्होंने ही फोन करके अपने सीनियर को बताया था कि इतने नोट यहां पर मिले हैं, नोटों का बंडल यहां पर है जहां पर आग बुझाने आए हैं, और वीडियो बना लिया गया था। वही वीडियो बाद में पब्लिक डोमेन में आ गया और ये पूरा मामला खुला। नहीं तो शायद हमको और आपको पता ही नहीं लगता कि किस तरह से जस्टिस यशवंत वर्मा के घर में नोटों के बंडल रखे हुए थे जिनमें आग लग गई थी। नोटों को क्या किया गया, जो वहां पे मिले उनको तत्काल जब्त नहीं किया गया। सोचिए, आप ये कल्पना कर सकते हैं हमारे आपके साथ ऐसा हो तो क्या कभी ये संभव है? लेकिन वो जज साहब का घर था, तो सोचिए पुलिस अधिकारी ने भी उस नोटों के बंडल को जब्त नहीं किया, ना ही उनका उचित रिकॉर्ड रखा, इन्वेंट्री या पंचनामा तक तैयार नहीं किया। सोचिए, पंचनामा तक तैयार नहीं किया गया, जो बेसिक रिक्वायरमेंट होती है किसी भी साइट की जहां पर कुछ हुआ हो। नकदी की कुल रकम कितनी थी इसीलिए ये निर्धारित नहीं हो सका। और बाद में जस्टिस, ये मैं कह रही हूं रिपोर्ट में नहीं है, यशवंत वर्मा के घर के बाहर अधजले नोट के टुकड़े भी मिले थे जो फेंके गए थे कूड़े में उससे। अब जस्टिस यशवंत वर्मा के द्वारा उस वक्त कहा गया था स्टोर उनके नियंत्रण में नहीं था। स्टोर वो मतलब उनका जो यूज करने वाला एरिया था उसमें नहीं था, लेकिन समिति ने इस बात को पूरी तरह से गलत माना है। जस्टिस वर्मा ने क्या कहा था? सरकारी आवास से अलग था स्टोर रूम, उनका कहना था, और वहां उनका या उनके परिवार की पहुंच नहीं थी। समिति ने लेकिन इसे नहीं माना। स्टोर रूम आधिकारिक आवासीय परिसर का हिस्सा था। परिस्थितियां जस्टिस वर्मा के प्रभावी नियंत्रण की ओर संकेत करती हैं, यानी उनके कंट्रोल में उस प्रीमाइसेस के अंदर जो वो स्टोर था वो था। नकदी गायब होने या सुरक्षित रखे जाने की स्थिति को लेकर भी गंभीर सवाल हैं। निजी सचिव जो थे जस्टिस यशवंत वर्मा के, राजिंदर सिंह कर्की, और घरेलू कर्मचारी मोहम्मद राहिल को गवाह सीजी रावत ने आग बुझाने के दौरान, ये फायर ब्रिगेड के तरफ से थे, फायर सर्विस की तरफ से थे, सीजी रावत, उन्होंने आग बुझाने के बाद दोनों को स्टोर रूम के पास सफाई करते हुए देखा। समिति ने यह भी कहा कि जस्टिस वर्मा की घटना की जानकारी होने के बाद यह सुनिश्चित करना चाहिए था, जब उनको पता लग गया, क्योंकि वो उस वक्त घर में नहीं थे, वो बाहर थे, लेकिन उनको फोन किया गया, तो उनका क्या दायित्व था? कानून उनसे ज्यादा, एक जज से ज्यादा कौन समझता होगा कि जो महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट जो सबूत हैं उनको सुरक्षित रखा जाए, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। इसीलिए दूसरा आरोप भी इन पर साबित होता है और ये समिति ने इनकी बात नहीं मानी। तीसरी बात, पहले नकदी की मौजूदगी से जस्टिस यशवंत वर्मा ने इनकार किया था। अलग अलग तरीके की दलीलें दी गई थी, लेकिन जब वो वीडियो सामने आया तो तमाम सवाल उठे थे। समिति ने क्या कहा? उसने कहा कि शुरुआत में जस्टिस वर्मा ने बेहिसाब नकदी के आरोप को पूरी तरह खारिज किया। बाद में नोटों के जब्त नहीं होने, नकदी, उन्होंने कहा कि जो कैश था जो वहां मिला वो प्लांट किया गया था, और किसी बड़ी साजिश की संभावना जैसे तर्क उन्होंने दिए थे। यानी अलग अलग, पहले तो कहा नोट मिले ही नहीं, फिर कहा कि वहां पर प्लांट किए गए, फिर कहा कोई साजिश की गई। यानी ये बेसिर पैर के तर्क दिए गए। अगर आपके घर में कोई चीज मिल रही है उस इलाके में जो आपके नियंत्रण में है, तो जिम्मेदारी तो आपकी है। अब समिति ने यह भी कहा कि इन दावों के समर्थन में वो कोई ठोस सबूत पेश नहीं कर पाए। ना गवाहों की सूची दी गई, ना ही जो साजिश की बात वो कर रहे थे या नकदी प्लांट किए जाने की, कि वहां कैश वहां पर प्लांट किया गया, उसको साबित करने के लिए उनके पास कुछ भी था, वो उसको बिल्कुल भी प्रूफ नहीं कर पाए। उनका जवाब टालमटोल वाला था, अधूरा था, और जो इफेक्टिव नहीं था, भ्रामक था, कंफ्यूज करने वाला था। इस आधार पर तीसरा आरोप भी साबित हुआ। अब समिति के सामने जस्टिस वर्मा की गवाही भी सवालों के घेरे में रही। जांच समिति ने सिर्फ घटनास्थल और नकदी को नहीं देखा, बल्कि जस्टिस वर्मा के बयानों और गवाही को भी विस्तार से देखा। उनकी गवाही उस केंद्रीय परिस्थिति में पर्याप्त रूप से नहीं जुड़ रही थी जिसमें स्वतंत्र अधिकारियों ने बड़ी मात्रा में नकदी देखी थी।
जवाब स्पष्ट नहीं था जस्टिस वर्मा का। उन्होंने घटना के बाद वास्तव में क्या कदम उठाए ये भी नहीं बताया गया। कर्मचारियों या घर के सदस्यों से क्या जवाब मिले ये भी नहीं बताया। घटना स्थल को सुरक्षित रखने के लिए क्या किया गया, ये सारे सवाल थे जिनके जवाब उन्होंने नहीं दिए। समिति ने उनकी गवाही को टाल मटोल वाला माना, इनकम्प्लीट अधूरा माना और मिसलीडिंग यानी भ्रामक प्रभाव वाला माना जो जस्टिस वर्मा की गवाही थी। अब जब जांच आगे बढ़ रही थी तब जस्टिस वर्मा ने जांच की प्रक्रिया से खुद को अलग कर लिया। उन्होंने आगे किसी भी बात को कहने से मना कर दिया। उन्होंने जज के पद से इस्तीफा दे दिया। इससे पहले 10 अप्रैल यानी ये 14-15 मार्च 2025 को उनके घर से कैश मिलता है और 10 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट में उसके बाद उनको ट्रांसफर कर दिया जाता है, लेकिन 10 अप्रैल 2025 को इलाहाबाद हाई कोर्ट के जज के पद से उन्होंने इस्तीफा दे दिया। यानी एक व्यक्ति के घर में, जिसके घर में इतना कैश मिलता है, काला धन आप कह सकते हैं, और क्या है सबूत नहीं तो काला धन ही है, उसका आप ट्रांसफर कर देते हैं और अपने ऊपर लगाए गए वैकल्पिक सिद्धांतों को सबूतों के जरिए उन्हें साबित करना था, लेकिन उन्होंने जांच से हटने का फैसला कर लिया। उन्होंने उन दलीलों को साबित करने के लिए कोई सबूत नहीं दिए। अब सबसे बड़ा सवाल ये कि जब जज इस्तीफा दे चुका है तो संसद उसके खिलाफ क्या कर सकती है। रिपोर्ट में यह भी सवाल उठाया गया कि संवैधानिक अदालत के किसी जज का इस्तीफा कब प्रभावशाली माना जाता है। 1978 का मामला है। गोपाल मिश्रा मामले में सुप्रीम कोर्ट की 5 जजों की पीठ ने इस सवाल पर फैसला दिया था। जब कोई जज राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा भेज देता है तो वो जज नहीं रहता। हालांकि इस मामले में जो गोपाल मिश्रा वाला मामला था, इसमें इस्तीफा भविष्य की 1 तारीख से प्रभावी होना था। तय तारीख आने से पहले जज ने इस्तीफा वापस ले लिया। सुप्रीम कोर्ट ने माना था कि जब इस्तीफा भविष्य की तारीख से प्रभावी होना था तो उस तारीख से पहले उसे वापस लिया जा सकता है। जस्टिस वर्मा के मामले में 10 अप्रैल 2025 को इस्तीफा दे दिया था, इसीलिए संसद में अब इंपीचमेंट की कार्रवाई उन पर नहीं हो सकती, यानी वो पद पे हैं ही नहीं तो पद से हटाने की कार्रवाई उन पर नहीं की जा सकती। लोकसभा में जो रिपोर्ट पेश की गई उसमें तीनों आरोपों को साबित माना गया, लेकिन इस कहानी में संवैधानिक पेंच यही है कि इस समय संसद के जरिए कार्रवाई का सवाल था। उस समय जस्टिस वर्मा पद पे थे, लेकिन अब वो इस्तीफा दे चुके हैं। इस मामले में सिर्फ ये नहीं कि आरोप साबित हुए या नहीं, असल सवाल ये भी है कि निष्कर्षों के बाद जवाबदेही तय करने का अगला कानूनी और संस्थागत कदम क्या होगा। ये सिर्फ ये हो सकता है कि चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया खुद आदेश दें कि जस्टिस वर्मा के खिलाफ कानूनी कार्रवाई होनी चाहिए, रिपोर्ट दर्ज होनी चाहिए। जब उनके घर में कैश मिला था उसी दिन ये रिपोर्ट दर्ज की जानी चाहिए थी। ये जरूरी है। न्यायपालिका पर सवाल उठते हैं, लेकिन मैं बार बार कहती हूं कि ऐसा तो नहीं है कि जो न्यायपालिका है वो होली काऊ है। सीबीआई डायरेक्टर की नियुक्ति होगी तो उसमें आप रहेंगे, ईडी की होगी तो आप रहेंगे, चुनाव आयोग में भी आपने खुद को शामिल कर लिया था। मतलब हर जगह आप होंगे, लेकिन आपकी प्रक्रिया की जवाबदेही किसी को नहीं होगी। अब जब समिति मान रही है, ये सब हुआ, जांच हो गई। पहली बात तो ये समिति की जांच होनी नहीं चाहिए। इससे पहले सीजीआई ने एक सुप्रीम कोर्ट के जजों की जांच समिति बनाई थी, उसने जांच की थी, उसने भी माना था ये सब, लेकिन हुआ क्या? सिर्फ जांच। जैसे अदालत में होता है तारीख पे तारीख पे तारीख, वैसे ही जांच पे जांच पे जांच चलती रहेगी क्या? लोग ये सवाल पूछ रहे हैं भाई कि हम तो अगर एक गरीब आदमी 100 रुपए, 500 रुपए, 1000 रुपए की चोरी कर ले अगर, तो उसको जेल हो जाती है, लेकिन एक जज के घर में अगर नोटों के बंडल मिले तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं होगी। क्या संदेश देना चाहती है न्यायपालिका? और मेरा मानना है सरकार को इसमें कोई रास्ता जरूर ढूंढना चाहिए, क्योंकि अब वो अपने पद पर नहीं है और ये मामला किसी केस से जुड़ा हुआ नहीं है। ये सीधा सीधा भ्रष्टाचार का मामला है, और भ्रष्टाचार के मामले में क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए उस देश में जिस देश की प्रधानमंत्री तक भी कार्रवाई हो चुकी है। तो फिर जज के खिलाफ क्यों कार्रवाई नहीं होनी चाहिए? क्यों उनको इम्यूनिटी मिले कि आप कुछ भी करिए, आप भ्रष्टाचार करिए, आप गलत तरीके से चीजें करिए, आपके खिलाफ कोई कार्रवाई नहीं होगी? नहीं, जिस विषय पर उन्हें इम्यूनिटी मिली उस विषय पर कार्रवाई नहीं हो, लेकिन बाकी में तो कार्रवाई हो। अब देखना होगा कि इसमें सुप्रीम कोर्ट का क्या रुख होता है, क्योंकि मुझे नहीं लगता संसद के पास कुछ खास बचा इस मामले में करने के लिए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट का रुख देखना बहुत जरूरी होगा। आप क्या सोचते हैं इस पर? मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, मेरे चैनल आयन भारत को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद, नमस्कार।